ओम मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है कि मार्च के मध्यकाल में मिथुन राशि वालों के लिए जन्मपत्री के अनुसार से, आपकी राशि के अनुसार से क्या कुछ योग बन रहे हैं। देखिए, मार्च का महीना जो महत्वपूर्ण परिवर्तनों का महीना था, फरवरी, उसमें कई सारे ग्रह परिवर्तन की तरफ गए और अब मार्च में उनका प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। इस महीने में भी यदि आप देखें तो बहुत सारे परिवर्तन मध्यकाल में होने के योग हैं। आपकी राशि के स्वामी बुध महाराज जो है वो विशेष तौर पर वक्री स्थिति में जाने वाले हैं, यानी सीधी चाल चलते हुए फिर वो वक्री होंगे और फिर जिस प्रकार से आगे पीछे ग्रहों का योग बनेगा। इसके साथ साथ आपकी राशि के दशम भाव में बैठे हुए शुक्र महाराज भी वो जो है अस्त होने जा रहे हैं। अस्त हो जाएंगे तो उनका प्रभाव, जो उच्च का प्रभाव था, जो आपके बहुत सारे मामलों में, कई मामलों में विशेष तौर पर अट्रैक्शन उत्पन्न कर रहा था। देखिए, जीवन में ना सबसे पहली आवश्यकता होती है कि हमारा व्यक्तित्व ऐसा हो कि जिसके द्वारा लोग हमारी तरफ आकर्षित हों, और जब हमारी तरफ आकर्षित होते हैं तो बहुत सारे काम हमारे सहज रूप से बन जाते हैं। और इस वक्त शुक्र महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस प्रकार का योग बना रहे थे कि बहुत सारा अट्रैक्शन आपकी तरफ ज़्यादा बनता दिखाई दे रहा था। देखिएगा, ऐसा योग बन सकता है कि लोग सीधी चाल चलते चलते कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा कटने लग सकते हैं। ऐसे में योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार के चतुर्ग्रही योग, साथ साथ पंचग्रही योग भी इस बार आपके दशम भाव में बनकर तैयार होने वाला है इस मार्च के महीने में। इसका प्रभाव बहुत विशेष रूप से आपको, दशम भाव जो है वो सफलता का भाव है, दशम भाव जो है वो सम्मान का भाव है, दशम भाव विशेष तौर पे नौकरी, व्यवसाय, हर जगह आपको आगे बढ़ाने वाला भाव भी उत्पन्न करता है, कार्य को पूर्ण करने का कार्य करता है। और वहाँ होने जा रहा है ग्रहों का युद्ध, उठापटक का योग बनता दिखाई दे रहा है। बुध शुक्र इस प्रकार की स्थिति बना रहे हैं, बुध वक्री, शुक्र अस्त। तो इन सब दृष्टिकोण से यानी आपको बड़ी सावधानी के साथ चलने की जरूरत है। और इस वक्त बाकी ग्रहों की स्थिति समझे, जैसे मंगल इत्यादि की ग्रह आपकी राशि के दृष्टिकोण से दुस्साहस करा सकता है आपसे। तो कई बार समय दुस्साहस का नहीं होता है, तो इस बात को हमें सावधानी से बरतना चाहिए, तभी जाके जीवन में रास्ते बन सकते हैं। तो मिथुन राशि वालों, खासतौर पर जो बच्चे हैं जिनका एग्जाम इत्यादि चल रहा है, उनके लिए इस बात का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपका समय का सदुपयोग आपको सही रूप से करने का प्रयास करना है। किस दिन कौन से ग्रह का खास उपाय कर लेने चाहिए से आपके जो नेगेटिव कार्य हैं वो पॉजिटिव हो सकते हैं, वो तो हम आपको बताएंगे ही। लेकिन साथ साथ व्यावसायिक दृष्टिकोण से जो लोग व्यवसाय करते हैं उनके लिए ग्रहजन इस प्रकार के योग बने हैं कि भाग्य आखिरी मोमेंट पे कहीं ना कहीं साथ छोड़ सकता है। तो भाग्य को साथ दिलाने के लिए कुछ खास उपाय करते रहिए, क्योंकि शनि महाराज जो आपके भाग्य में चल रहे हैं इस वक्त, वो हो गए अस्त और परिवर्तन की तरफ जाने वाले हैं और वो पंचग्रही योग बनाने वाले हैं। तो ऐसे में आपको कुछ खास उपायों की जरूरत होगी, वो भी हम आपको बताएंगे इस कार्यक्रम के दौरान। वो आप पूरा वीडियो हमारा देख सकते हैं। साथ साथ यदि पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पारिवारिक दृष्टिकोण से ग्रह आपके अनुकूल बनते दिखाई देंगे। चीज़ों को यदि आप सही समझ लें तो अच्छे से योग बना सकते हैं, लेकिन मंगल वहाँ पर पारिवारिक दृष्टिकोण से कई मामलों में दिक्कत उत्पन्न कर सकता है। तो इंडिविजुअलिटी जो है, आपका अपना अपना सोचना कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। इस बात को ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। अब सिलसिलेवार तरीके से समझ लें ग्रह नक्षत्र आपकी राशि के दृष्टिकोण से, क्योंकि इस महीने में जो मध्यकाल मार्च की हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे उत्सव आ रहे हैं। ऐसे ऐसे उत्सव आ रहे हैं कि एक छोटा सा उपाय आपके बहुत सारे कष्टों को, पूरे वर्ष में किए हुए जो कष्ट हैं, कष्ट जो गलत कार्य है, उनसे भी निवृत्ति का मार्ग एक छोटा सा प्रयोग दे सकता है। क्योंकि बहुत सारे खास प्रयोग हैं, वो हम आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 11 तारीख की। 11 तारीख को मंगलवार का दिन है और आपकी राशि के स्वामी जो राशि में जो है मंगल ही इस वक्त चल रहे हैं। द्वादशी तिथि है उस दिन, फागुन मास की। और साथ साथ जो ग्रहों का योगायोग आपके लिए बना हुआ है, बहुत बढ़िया बना हुआ है। वो कहीं ना कहीं आपके लिए उत्थान के योग दे सकता है, आपको लाभ का रास्ता दे सकता है, आगे बढ़ने का रास्ता दे सकता है। उसके लिए आवश्यकता होगी केवल बड़े बूढ़ों के निर्देशन में चलने की, बड़े लोगों के जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनके निर्देशन में उनका आशीर्वाद लेकर चलोगे ना, तो देखिए बहुत सारे, केवल एक ही चीज़ की कमी है, आशीर्वाद। विनम्र होइए, आशीर्वाद लीजिए और देखिए आगे बढ़ने के रास्ते आपके लिए बहुत सुंदर खुल सकते हैं। ये साफ साफ ज्योतिष के दृष्टिकोण से योग बनता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यदि हम देखें उपाय क्या किया जाए तो भगवान की आराधना, प्रदोष है इस दिन, भौम प्रदोष है। और मंगल जिस प्रकार से दुस्साहस करने का कार्य कर रहे हैं, तो उनको ठीक करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है इस वक्त हनुमान चालीसा का पाठ करें। या एक काम और कर सकते हैं आप, सबसे श्रेष्ठ आपके लिए रहेगा कि आप इस शुभ तिथि में आप एक काम करने का प्रयास कीजिए कि आप भगवान, क्योंकि सोम प्रदोष है,
भौम प्रदोष है, मंगल और प्रदोष का योग बन रहा है। तो भगवान शंकर जी का नर्मदेश्वर शिवलिंग पर हो सके तो मीठे जल से, गुड़युक्त जल से अभिषेक करेंगे शाम के समय तो बहुत अच्छा रहेगा। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा अच्छा कार्यक्रम रखा है, फूलों की होली का कार्यक्रम रखा गया और साथ साथ सुंदरकांड का पाठ रखा गया है। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। शाम के समय ये कार्यक्रम रहेगा, करीब करीब 5 बजे से लेकर रात्रि में 9-10 बजे तक भंडारे का सुंदर कार्यक्रम है और आप भी भगवान की कृपा से इसमें सुंदर रूप से संयुक्त होकर आपके चैनल पर लाइव भी इसको देख सकते हैं आप, और बहुत सारे सुंदर भगवान की आराधना करने का सुंदर अवसर है, इसको गवाइए मत। देखिए होली होलाष्टक चल रहे हैं और ऐसे में सुंदर प्रयोग भी करेंगे, हनुमान जी रक्षा करेंगे सब प्रकार से। 12 तारीख बुधवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि है इस दिन। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। सुबह सुबह परिवर्तन का योग बन चुका है, पुरुषार्थ अच्छा जागता दिखाई दे रहा है और ये पुरुषार्थ आपके लिए कहीं ना कहीं रास्ते खोल सकता है बहुत सारे कार्यों का। शनि के बिल्कुल सम्मुख होकर चंद्रमा विराजमान हो गए आपके पुरुषार्थ वाले भाव में और ये दिखाते हैं कि सुंदर रूप से पुरुषार्थ करने से आपके लिए लाभ मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, फालतू के बहुत सारे काम भी गलने पड़ सकते हैं, आपके जिम्मे पड़ सकते हैं, तो उनसे बचने का प्रयास कीजिए, तब आप समय को यूटिलाइज कर सकते हैं और सही रूप से लाभ ले सकते हैं। इस दिन रवि योग है, नए कार्य आरंभ करने के दिन अच्छा दिखाई देता है। बस ध्यान रखिएगा, दोपहर के समय राहु काल रहेगा, दिन के मध्यकाल में करीब करीब यदि हम हिसाब लगाएं तो दिन का मध्यकाल यानी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का मध्यकाल निकालें और उसके करीब करीब 1 घड़ी 22 करीब करीब आप मान के चलें 20 मिनट पहले 20 मिनट बाद तक का जो समय रहेगा 20-22 मिनट तक का, वो पहले और बाद में मिलाकर यदि उसको रख लें तो बहुत सुंदर रूप से आप उन कष्टों को निवारण करने का योग बना सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस समय में करेंगे हम बताते क्यों नहीं है इस राहु काल को, क्योंकि ये पूरे विश्व में हमारे कार्यक्रम देखते हैं लोग। हम दिल्ली के हिसाब से बताएंगे तो फिर क्या होगा कि हर जगह सूर्योदय अलग अलग टाइम पे हो रहा है, तो राहु काल की गति जो है अलग अलग टाइम पे बदलेगी, हर जगह बदलेगी। तो हमने उसका फॉर्मूला आपको बता दिया है, उसके अनुसार समझ लेंगे। तो 1 घड़ी 22 मिनट की होती है, 1 घड़ी पहले 1 घड़ी बाद 22.5 मिनट के आसपास की घड़ी होती है, तो उसके अनुसार से परिवर्तन कर लीजिए, ठीक हो जाएगा आपके लिए। अब हम बात कर लेते हैं 13 तारीख की। 13 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, उस दिन चतुर्दशी तिथि है और साथ साथ इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग जो बन रहे हैं बड़े सुंदर योग बन रहे हैं। सत्यव्रत उस दिन किया जाएगा और साथ साथ होली का दहन का सुंदर योग अवसर बन रहा है। ग्रह आपके लिए अनुकूल है, नए दोस्ती होने के योग दिखाई देते हैं, नए रास्ते बनने के दिखाई देते हैं योग। लेकिन ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कहीं ना कहीं इस वक्त बृहस्पति कई मामलों में आप पे जुर्माना डालते दिखाई दे रहे हैं। खर्चे अपने जिम्मे ना पड़े, थोड़े खर्चे बढ़ने के योग दिखाई देते हैं। अननेसेसरी के खर्चे इन दिनों आपके द्वारा कुछ ज़्यादा होते दिखाई देंगे, उस पर हाथ पे कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी। इस दिन ध्यान रखिएगा, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम समझने का प्रयास करें तो आपके योग जो बन रहे हैं वो विशेष तौर पर दोस्ती अच्छी बनेगी, लेकिन जुर्माना ना कराइएगा अपने ऊपर। तो इसलिए दोस्तों पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, कई जो गलत लोग होते हैं गलत रास्ते पे भी आपको डाल सकते हैं। इस वक्त शुक्र बुध जिस प्रकार का योग बना रहे हैं वो थोड़ा सा जवानी में रंग इत्यादि बहुत ज़्यादा बनाते दिखाई दे रहे हैं, तो ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। गलत संगत गलत जगह परेशानी में डाल सकती है। देखिएगा, इस दिन भद्रा का योग है, करीब करीब दिल्ली के पंचांग के अनुसार से 10:35 से भद्रा आरंभ होगी और रात्रि में करीब करीब 11:30 बजे तक चलेगी। तो होलिका का दहन जो है वो भद्रा के उपरांत किया जाना चाहिए। आपके राशि के दृष्टिकोण से होली का एक सुंदर मुहूर्त होता है और उसमें कहा जाता है कि पूरे साल में किए हुए कष्ट इत्यादि का निवारण करने के लिए सुंदर योग बनता है। देखिए, आपके इस वक्त होली के अग्नि के अंदर नवान्न भक्षण यानी जो नया अन्न आ रहा होता है उसका अग्नि को अर्पित किया जाता है। उसी प्रकार से बूट जिसको कहा जाता है छोलिया, हरा छोलिया इस वक्त बाजार में बहुत आ रहा है। 4-6 हरे छोलिए लेकर अपने सिर पर से वार कर उस अग्नि में प्रविष्ट करा दीजिएगा, अग्नि में छोड़ दीजिएगा। ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करते हुए या भैरव जी का मंत्र ओम काल भैरवाय नमः, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए उस अग्नि के अंदर छोड़ दीजिए। पूरे वर्ष में किए हुए जो भी किसी के नज़र लगा देते हैं, बहुत सारे लोग, कई बार आप अच्छे अच्छे कपड़े पहन के घूमते हैं, नई गाड़ी में घूमते हैं, नया मोबाइल ले आते हैं, क्या होता है सामने वाले आप पता नहीं चलता किसकी नज़र लगती है, अरे बड़ा अच्छा मोबाइल है आपका, अरे बड़ा अच्छा आपने एक वस्त्र धारण कर रखे, आज तो बहुत सुंदर लग रहे हो, बस समझ लीजिए नज़र लग गई। बनते काम बिगड़ जाते हैं। ऐसी नज़रें जो हैं वो साल में कहीं ना कहीं लगी होती हैं, उन सबसे निवृत्ति प्राप्त करने का ये सुंदर दिवस है। तो एक काम हमने आपको बताया है, छोलिए 5-6 छोलिए लेकर बूट जो होता है वो अपने सिर पर से वार कर उस अग्नि में डाल दीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो भद्रा के उपरांत ही डालीजिएगा या भद्रा से पहले जब अग्नि जो होलिका का पूजन किया जाता है उसमें छोड़ा जाइए। जब रात को जलेगी तो उसी में वो नज़र इत्यादि बलाएँ इत्यादि सब जल जाएंगी। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
इस दिन सत्यव्रत भी है, भगवान सत्यनारायण की सुंदर उपासना करें। ये इस कलिकाल में सबसे सुंदर साधारण कथा है, लेकिन जो इसका प्रभाव है वो अद्भुत है। होली का महत्व तो बड़ा अद्भुत है भारतीय संस्कृति में, इसका प्रभाव आपको समझना चाहिए। भारतीय संस्कृति में होली का महारात्रि एक बड़ी महत्वपूर्ण महारात्रि है। तंत्र के दृष्टिकोण से इसका स्थान सर्वोच्च कहा गया है। सांसारिक दृष्टिकोण से बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य इस रात्रि में किए जाते हैं और बड़े नेगेटिव प्रयोग भी कई लोग दुष्प्रवृत्ति जो होते हैं वो करते हैं लोगों को परेशान करने के लिए। तो ऐसे में आपको अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए, जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए होलिका का अद्भुत प्रयोग शास्त्र में जो वर्णित है उसके अंदर हम आपको बताते हैं। होलिका का दिन इतना अद्भुत है कि जिसके द्वारा आप ये भी जान सकते हैं कि आने वाले समय में क्या कुछ होने के योग हैं। होली जब जलाई जाती है तो विशेष तौर पर उसका धूम्र उपस्थित होता है, अग्नि की लपटें उठती हैं। वो लपटें जिस दिशा में जाएं उसके अनुसार से उसका प्रभाव शास्त्र के दृष्टिकोण से बताया गया है। और जो राजा इत्यादि होते हैं, शासन तंत्र होता है, उसके अनुसार से आने वाले भविष्य की गणना भी उस दृष्टिकोण से कर सकता है कि उस क्षेत्र में कैसे योग बनने वाले हैं। होलिका का जलने से जो धुआं है जब उठता है, कहा जाता है कि वो सीधा ऊपर जाए तो ये बहुत बढ़िया यश वृद्धि का योग बनाता है। उस क्षेत्र के लोगों के जीवन में आगे बढ़ने के योग बनेंगे, उस क्षेत्र के राजा के जीवन में आगे बढ़ने के योग बनेंगे। अगर होलिका की अग्नि जलते वक्त दक्षिण की तरफ हवा बह रही है तो ये दिखाती है कि उस क्षेत्र में बीमारियां, जो लोग वहां उपस्थित है उनके जीवन में शारीरिक तौर पर कष्ट, दुर्घटनाओं का संकेत बनता दिखाई देता है। वहीं यदि पूर्व की तरफ हवा चल रही है और पूर्व की तरफ उसका धुआं, लपटें इत्यादि जा रही हैं तो ये दिखाती हैं कि विशेष तौर पर जीवन में आगे बढ़ने के योग बनेंगे, शांति प्राप्ति के योग बन सकते हैं, अध्यात्म में विकास होने के योग बन सकते हैं, रोजगार इत्यादि में नए उन्नति के अवसर प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। वहीं जहाँ कहीं क्षेत्रों में यदि उत्तर की हवा बह रही है और उत्तर की तरफ हवा लपटे जा रही हैं तो ये भी शुभ सूचक है, कल्याणकारी है और आगे बढ़ने के सुंदर सूचना को उपस्थित करती है। उस क्षेत्र में आगे आने वाले समय में समृद्धि के योग बनते दिखाई देंगे। लेकिन वही कहीं अग्नि जो है पश्चिम दिशा की तरफ जाने लगे, धुआं पश्चिम दिशा की तरफ जाने लगे तो दिखाता है कि आगे आने वाले क्षेत्र में बीमारियां, विशेष तौर पर खाद्य क्षेत्र में जो कार्य करते हैं, खेती इत्यादि के क्षेत्र में जो लोग कार्य करते हैं तो वो आने वाले समय में खेती संबंधी समस्याएं उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। विभिन्न कीटाणु जो है वो परेशान कर सकते हैं, चेपा इत्यादि विभिन्न बीमारी परेशान कर सकती है खेती करने वाले लोगों को। तो इस प्रकार से अनेक समस्याएं हमारे ऋषियों ने, माघ भट्टरी इत्यादि ने इन सब चीज़ों की सूक्ष्म दृष्टिकोण से व्यवस्था बनाकर समझकर उन सूत्रों को प्रतिपादित किया। होली का महारात्रि हमारे यहाँ बहुत विशेष है। होलिका के अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए शास्त्र में बताया जाता है कि आप किस प्रकार से, अभी हमने आपको बताएंगे कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको क्या कर लेना चाहिए जिससे एक छोटा सा उपाय आपके जीवन के बहुत सारे कष्टों को दूर कर दे आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो वो उपाय भी आप करें तो बहुत बढ़िया माना जाता है। तो इन समस्त चीज़ों को समझते हुए जीवन में आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। कथाएं तो बड़ी विचित्र हैं, वो कथाएं कितनी श्रद्धा के साथ हैं कि देखिए, जो आपने बचपन से सुनी होगी कि होलिका जो थी हिरण्यकश्यप की बहन थी और वो प्रहलाद को लेकर और उस अग्नि में बैठ गई थी। कारण क्या था? कारण ये था कि अहंकार जो है वो सत्य को पहचानने नहीं देता। व्यक्तियों के जीवन में जब अहंकार हो आता है तो वही व्यक्ति जो शुभ कार्य करके उससे शक्ति प्राप्त करिए वही अहंकारी होकर राक्षस बन जाता है और उसकी प्रवृत्तियां जो हैं वो तामसिक हो जाती हैं और वही जीवन में कष्ट उत्पन्न के योग बना देती है। तो ऐसे में परमात्मा को परमात्मा नहीं समझता। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप दो जो भाई थे उन्होंने साधना करके ही तो भगवान के भक्त बनकर ही तो शक्ति प्राप्त करी थी। लेकिन जब शक्ति प्राप्त हो गई तो अहंकार ऐसा उत्पन्न हो गया उसमें संसार के अंदर रहते रहते कि नहीं, हम ही साक्षात परात्पर ब्रह्म हैं। और उनके घर में ही प्रहलाद उत्पन्न हुए, हिरण्यकश्यप के घर में ही प्रहलाद उत्पन्न हुए और उन्हीं प्रहलाद ने भगवान की अनन्य श्रद्धा भक्ति प्राप्त कर कर भगवान के भक्त होने का सुंदर श्रेय प्राप्त किया। जिनको स्वयं भगवान नरसिंह की गोद में बैठने का अवसर मिला हो। ऐसे सोचें कि पापी के घर में उत्पन्न हुआ व्यक्ति कैसे भगवान के उसको गोद में बिठा ले। तो सोचें, आप इस बात को समझे, हम समस्याएं जीवन में लेकर आते हैं लेकिन हम अपनी भक्ति को भूल जाते हैं। प्रहलाद ने वही भक्ति करी, भगवान पर विश्वास रखा और वही विश्वास का सुंदर
क्या प्रभाव हुआ कि भगवान की साक्षात, सोचे, जिस पद को प्राप्त करने के लिए किसी और को तो नहीं मिला, अर्जुन तक को भगवान की गोद नहीं मिली, केवल भक्त प्रहलाद को ही वो सुंदर स्थान प्राप्त हुआ कि भगवान विष्णु की गोद में बैठने। किस कारण से? प्रताप से, भक्ति के प्रताप से। भक्ति के प्रताप से वो वहां उस गोद में अवस्थित हुआ। ये घटना कितनी सुंदर दिखाती है कि आप सोचें कि जब हिरण्यकश्यप ने जिस प्रकार से प्रहलाद को अनेक प्रकार से त्रास देने का प्रभाव उत्पन्न किया, अनेक प्रकार से त्रास दिए, कभी पहाड़ से उठा फेंकवा दिया, कभी हाथी के पैर से नीचे कुचलवाने का प्रयास किया, कभी विष देने का प्रयास किया, लेकिन अंत में होलिका कहती है कि मेरे पास साधना से प्राप्त हुई एक ऐसी वस्त्र है, ऐसा वस्त्र है कि जिसको मैं पहन के अग्नि में बैठ जाऊं, अग्नि जलेगी नहीं। भगवान का प्रताप है, आशीर्वाद है। लेकिन सोचे भगवान का आशीर्वाद, प्रहलाद को लेके बैठूंगी, प्रहलाद जल जाएगा, मैं नहीं जलूंगी। और जब बैठती है उस अग्नि के अंदर, उस आग के अंदर जाके स्वयं बैठ जाती हैं, तो भगवान का चमत्कार देखें कि वो जो साक्षात भगवान का अमृत उसको प्राप्त था, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त था, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त था कि जिसको चद्दर को ओढ़कर वो बैठी थी, जिस मंत्र को जप करती हुई बैठी थी, उसका प्रभाव उसके लिए नेगेटिव हो गया और प्रहलाद वहां जाकर बच गए। वो साक्षात दिखाता है। और अगले दिन जब प्रहलाद बच के निकले तो लोगों ने भस्म से होली खेली। वही वास्तविक होली है। आज सिंथेटिक रंगों का उपयोग करते हुए लोग अनेक प्रकार से वो उपयोग कर लेते हैं, कोई रंग ला रहा है, कोई कुछ और ला रहा है, किस प्रकार से, लेकिन वास्तविक होली वही है जो उस भस्म से खेली जाए। तो अगले दिन सुबह जाकर जहाँ होली जलाई जाती है वहाँ टीका अवश्य उस भस्म का लगाकर अपने माथे पर अवश्य लगाना चाहिए। कहा जाता है कैसी अलाएं बलाएं हो, भगवान की कृपा से उन सबको ठीक होने का योग बन जाता है। इस बात ध्यान रखिएगा, होली जलाने का जो मुहूर्त है वो करीब करीब रात्रि में, दिल्ली के पंचांग के अनुसार से करीब रात्रि में 11:30 बजे के बाद ही बनेगा, क्योंकि करीब करीब 11:29 तक भद्रा विद्यमान रहेगी। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 11:29 के बाद ही होली का जो भद्रा के अंतकाल होने के बाद ही होली जलाई जानी चाहिए। लेकिन आज तो होली जलाने का मतलब केवल अग्नि को जलाना ही हो जाता है, कैंप फायर के तौर में लोग उपस्थित कर देते हैं। ना ना ना, इस अग्नि के द्वारा ही आप बहुत सारे कष्टों को दूर कर सकते हैं। आपने अपनी राशि के अनुसार से जो उपाय आपको बताए जा रहे हैं उसके द्वारा आप कर ले। वो छोटे छोटे उपाय, छोटे छोटे टोटके की छोटी छोटी चीज़ें अग्नि में उपस्थित कर कर अपनी अलाएं बलाएं, पूरे साल में किए हुए नेगेटिव जो एनर्जी है उन सबको उस यज्ञ की अग्नि में आप भस्म कर सकते हैं। अग्नि ही है तो उसमें विभिन्न तौर पे वो अग्नि जो में सामग्री उपस्थित की जाती है वो उसी प्रकार से समझाती है। इसके साथ साथ होलिका का पूजन का समय जो रहेगा वो करीब करीब सुबह 10:30 से पहले ही रहेगा, क्योंकि 10:30 बजे के आसपास से वो 10:35 पर दिल्ली के पंचांग के अनुसार से बात करें तो होलिका जो भद्रा है वो आरंभ हो जाएगा। तो होलिका का पूजन जो हो वो 10:35 से पहले पहले कर ले। और रात्रि में जब होली जले तो करीब करीब 11:29 पे भद्रा खत्म होगी दिल्ली में, और उसके बाद ही होलिका जलाने का विधान शास्त्र में बताया गया। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। तो मिथुन राशि वालों, होली का सुंदर पर्व आपके लिए बहुत शुभ हो। जैसा हमने कहा, आपको ध्यान रखिएगा कि आपको पुनः अवगत करा देते हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए सबसे श्रेष्ठ है इस होलिका की पवित्र अग्नि के अंदर अपनी समस्त अलाएं बलाओं को दूर करने के लिए छोले, हरे छोले जो आते हैं, हर छोलिया बोला जाता है, बूट बोला जाता है, जो आजकल नए नए पूरी तरह झाड़ के रूप में बाजार में आपको मिल रहे होंगे, वो 5-6 लेकर अपने सिर पर से वार कर और ओम भैरवाय नमः, ओंकार भैरवाय नमः इस मंत्र का या ओम नमः शिवाय का जप करते हुए अग्नि में समर्पित करने का प्रयास कीजिए। साथ साथ यदि ये नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारे क्षेत्र हैं अमेरिका में, बहुत सारे लोग बैठे होंगे, कहीं नहीं मिल पाता है, तो आप एक काम कर लीजिए, उसको आप अपने सिर पर से जो साबुत मूंग है, साबुत मूंग को वार कर भी घर के बाहर कहीं फेंक सकते हैं। तो देखिए, ये दिन होलिका के अंदर, उस अग्नि के अंदर समस्त कष्टों को निवारण करने का है, समस्त चीज़ों को निवारण करने का है। और ये प्रयोग भारतीय संस्कृति में अद्भुत रूप से किया जाता है। अभी हमने आपको कई सारे महत्व बताए। होलिका की जो वास्तविक तौर पर ज्योतिषीय विधा है कि जो धूम्र है वो किस तरफ जा रहा है, अग्नि की लपटें किस तरफ जा रही हैं, उसका प्रभाव भी आपने समझा। इसके साथ साथ जब हम बात कर लें, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं विशेष तौर पर 14 तारीख का शुक्रवार का अवसर, पूर्णिमा तिथि विद्यमान है इस दिन। और हम ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें तो परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है, और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण बनता दिखाई दे रहा है। गजकेसरी योग का निर्माण हो जाएगा दोपहर के मध्यकाल में, तो ये समय आपके लिए बड़ा अनुकूल रहेगा। होली की बहुत बहुत शुभकामना। होली का रंग खेला जाएगा इस दिन, और ये होली का रंग जो है वो आनंद का प्रतीक माना जाता है। लेकिन बड़ी सबसे पहली बात हमें समझनी चाहिए, होली हम खेले किसके साथ। सबसे पहली होली भगवान के साथ खेलनी चाहिए, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है कि आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि होली के शुभ पर्व पर आप भगवान के साथ सुंदर रूप से उनको हरे वस्त्र धारण कराएं, और
हो सके तो केवड़े का इत्र लेकर वो पानी में मिलाकर और उससे भगवान को सुंदर स्नान कराएं, तो वो आपके लिए बड़ा सुंदर रहेगा। और उसी स्नान से देखिए एक बात और समझनी चाहिए, होली के दिन हम सब लोग, भारतीय संस्कृति में क्या होता है, आनंद का पर्व है, और कई लोग होली के दिन दरिद्रता दिखाने का प्रयास करते हैं। होली के अंदर दरिद्रता इस प्रकार से दिखा देते हैं कि भाई क्या है, वो कपड़े इत्यादि जो पहनते हैं वो फटे हुए पुराने पहन लेते हैं, अरे कोई खराब कर देगा। अरे एक दिन का वर्ष है, आनंद के साथ मनाओ। इस दिन तो चंद्रमा का जन्मदिवस भी होता है, तो इस दिन आनंद भाव से, क्योंकि पूर्णिमा उदय तिथि में है और प्रतिपदा अगले दिन उदय तिथि रहेगी, तो होली का के दिन जो इस बार जो पड़ रही है होली, 14 तारीख के जो होली का योग पड़ रहा है, इस दिन चंद्रमा का जन्म दिवस भी है, तो भगवान चंद्रमा को अर्घ अवश्य देना चाहिए। और इसके साथ साथ जैसा हमने कहा कि भगवान के साथ सुंदर होली खेलें और केवड़े का इत्र भगवान को अर्पित करें। हो सके तो भगवान के साथ थोड़े से तुलसी दल जो है आपकी राशि संबंध रखते हैं, वो भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें। आनंद भाव से भगवान की कृपा से आपके कष्ट निवारण करने का योग बन जाएगा। इस दिन एक और परिवर्तन हो रहा है। इस दिन मीन राशि में, विशेष तौर पे हम बात करें आपकी राशि में बात कर रहे हैं, तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से दशम भाव में मीन राशि पड़ती है और वहां पर सूर्य परिवर्तन की तरफ जाने, यानी सूर्य संक्रांति का योग बन रहा है। शाम को 6 बज के करीब 51 पर सूर्य मीन राशि में जाएंगे और आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये राशि जो है दशम भाव में पड़ती है, यानी मीन संक्रांति होने जा रही है। तो मिथुन राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये परिवर्तन बहुत खास रहने वाला है। और ऐसे में ये सूर्य जो है आपकी राशि के दृष्टिकोण से 5 ग्रहों के साथ युति बनाने वाले हैं और यहाँ पे शनि भी कुछ दिन में पदार्पण कर जाएंगे। और ये महीना विशेष तौर पर कई मामलों में उठापटक भरा हो सकता है। कई मामलों में विशेष तौर पर सूर्य यहाँ बैठ के सबको अस्त करने वाले हैं। बुध भी अस्त हो जाएंगे कुछ दिन में, सूर्य शुक्र भी अस्त हो जाएंगे, राहु तो है ही चल रहे हैं साथ में, और शनि महाराज तो अस्त चल ही रहे हैं। तो ऐसे में देखिएगा अपॉर्चुनिटीज आते आते हाथ से निकल सकती हैं, तो सूर्य को बल देने की जरूरत है। सूर्य के दृष्टिकोण से आप यदि बल देंगे तो अच्छा रहेगा। और सूर्य को बल किस प्रकार से दिया जाए? तीर्थ जल से स्नान करने से सूर्य को बल मिलता है। थोड़ा सा गंगा जल लेकर, आपके घर में आमतौर पर होता ही है, तो हल्का सा जो भी स्नान कर रहे हैं पानी अपने ऊपर हल्का सा छिड़क लिया, ओम पवित्रा पवित्रो वा गंगा, जिस प्रकार से मंत्र कहते हुए, तो ये बहुत सुंदर इलाज है। और उसी जल से थोड़ा गंगा तीर्थ जल लेकर भगवान को अर्घ भी देते हैं। तो ये सूर्य का आपकी राशि के दृष्टिकोण से अद्भुत उपाय बता रहे हैं। इस महीने में सूर्य का प्रभाव बड़ा विचित्र रहने वाला है। आपके पंचग्रही योग जो बन के तैयार होने वाला है, इसका निवारण करने के लिए आपको विशेष तौर पर ये छोटा सा उपाय कर आप बहुत सुंदर रूप से लाभ ले सकते हैं। वैसे गज केसरी योग बना हुआ है, कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटीज़ आने के रास्ते आपके लिए खुलते दिखाई देंगे और ये रास्ते आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। आने वाले 2 दिन विशेष तौर पर नए संपर्क बनकर नए रास्तों से बहुत सारे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। एक और सुंदर व्रत होता है इस दिन, जो होलिका के दिन किया जाता है और विशेष तौर पर पूर्णिमा के दिन उदय तिथि जिस दिन मिल जाए, और जिस चीज़ को बहुत सारे लोग ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इनको ग्रंथ का ज्ञान नहीं होता है। इस दिन अशोक व्रत, यानी शोक को नाश करने वाला व्रत भी किया जाता है। आपने बहुत सारे लोग भारत के अंदर देखा होगा कि कुछ लोग मिट्टी से होली खेलते हैं और हम बड़े अजीब भाव से उसको देखते हैं कि भाई अरे मिट्टी से होली खेल रहा है व्यक्ति। लेकिन भारतीय संस्कृति के अंदर इस पर्व को अशोक व्रत के रूप में कहा जाता है और विष्णु धर्मोत्तर ग्रंथ के अंदर इसका वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि फागुन की पूर्णिमा के दिन मिट्टी मिले जल से स्नान कर लेने से और थोड़ी देर अशोक के पेड़ के नीचे बैठ जाने से एंजाइटी डिसऑर्डर्स, शोक का नाश हो जाता है। तो यानी ये एक तरह से मृतिका चिकित्सा है जो भारतीय संस्कृति में वर्णित है। आज सो कॉल्ड मॉडर्न जो टाई लगाने वाले लोग अपने आप को मानते हैं, उन्होंने इस भारतीय संस्कृति को पढ़ा नहीं। हम प्राकृतिक चिकित्सा का अस्पताल चलाते हैं, मैं खुद BNYS डॉक्टर हूँ, और हम देखते हैं कि मृतिका चिकित्सा, जब हमारे पेशेंट आते हैं बहुत सारे स्किन डिसीज वाले, एंजाइटी डिसऑर्डर वाले, मिट्टी का पूरा लेपन करके धूप के अंदर उसको बिठाते हैं और देखिएगा उसके अंदर बहुत सुंदर परिवर्तन आता है। बहुत सारी बीमारियां अपने आप इस मिट्टी के प्रभाव से ही ठीक हो जाती हैं। गांधी जी की कथा तो सुनी ही होगा आपने कि कैसे वो बकरी के पैर पर मूंछ आ जाने पर मिट्टी लगा कर लेप करके ही प्राकृतिक चिकित्सा का उपयोग करते ही बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर देते थे। तो आप समझें ये जो भारतीय संस्कृति में वर्णन है बड़ा सुंदर है। तो मिट्टी से होली खेलना भी कहीं गलत नहीं है। आज के सिंथेटिक रंगों से तो अच्छा ही रहेगा कम से कम। तो इस प्रकार से समझते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। 15 तारीख शनिवार पर चलते हैं और उस दिन चैत्र का महीना आरंभ हो रहा है, कृष्ण पक्ष है, प्रतिपदा तिथि, और इस दिन एक विशेष ग्रह बुध महाराज आपकी राशि के स्वामी जो हो रहे हैं वो पकड़ रहे हैं उल्टी चाल। जी हाँ, वो चलती चलती चीज़ों में आपके लिए थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट करने के योग बना सकते हैं। तो ध्यान रखना आप खास तौर पर।
इस वक्त आपके दशम भाव में चल रहे हैं और दशम भाव में जिस प्रकार से ग्रहों की चौकड़ी लगी हुई है, पंचायत बनने वाली है वहाँ पर, और ये विशेष तौर पर वक्री स्थिति में बुद्धि जो है वो सही दिशा में नहीं चलेगी, उल्टी दिशा चल सकती है, तो थोड़ा शांत रहें। ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग से बुधाय नमः इस मंत्र का जप करें। देखिए शनिवार है, अच्छा रहेगा कि महाराज शनि का भी ध्यान कर लें, क्योंकि शनि महाराज इस वक्त अस्त चल रहे हैं। भाग्य में आपकी राशि में इस वक्त रास्ता दे रहे थे, भाग्य जगाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो भी निस्तेज पड़ गए। तो शनि के निमित्त थोड़ा हनुमान जी को चूल्हा चढ़ा दीजिए, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन जब तक बुध थोड़े से वक्री चल रहे हैं तो हरी चीज़ों का दान करते रहें, यथाउचित भाव से हरी चीज़ों का, हरी दाल का कहीं ना कहीं दान करते रहें तो अच्छा रहेगा। हो सके तो भगवान शंकर का कभी कभी जो आपको विशेष तौर पर दही के द्वारा अभिषेक कर दिया करें, यह आपके लिए अच्छा योग बनेगा। 16 तारीख रविवार का अवसर, द्वितीया तिथि विद्यमान है इस दिन, और इस दिन ग्रह नक्षत्रों का दृष्टिकोण से देखिए हर रोज कुछ ना कुछ परिवर्तन का योग बनता है। इस दिन राहु महाराज पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं, जो विशेष तौर पर बृहस्पति का नक्षत्र उसके चतुर्थ चरण में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। और ये राहु का ये परिवर्तन जो है बहुत जल्दी परिवर्तन की तरफ भागेंगे राहु महाराज। लेकिन बृहस्पति के नक्षत्र में जिस प्रकार से पदार्पण कर रहे हैं उसके चतुर्थ चरण में, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा बृहस्पति की ताकत को बढ़ा सकते हैं। लेकिन बृहस्पति इस वक्त खुद कमज़ोर है, तो केसर का तिलक लगाइए, केसर का थोड़ा उपयोग करने का प्रयास कीजिए, इससे राहु भी कंट्रोल में आएंगे और साथ साथ बृहस्पति के जो नेगेटिव प्रभाव आपकी राशि में इस वक्त उत्पन्न हो रखा है, बहुत जल्दी बृहस्पति परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन बृहस्पति महाराज ने पिछले करीब एक साल में आपके लिए कई प्रकार से थोड़ा सा नुकसान करने के योग बनाए हैं। सुख लाने का प्रयास भी किया है, लेकिन कई मामलों में थोड़ा सा आपके मनोमस्तिष्क में थोड़ा सा विकार उत्पन्न करने का भी काम किया है। तो बृहस्पति के लिए केसर का तिलक रोज लगा लिया कीजिए, केसर का सेवन कर लीजिए, हल्दी का तिलक लगा लीजिए, वो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। 17 तारीख के लिए हम बात करें, सोमवार का अवसर है और उस दिन तृतीया तिथि है, और इस दिन ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग बन रहा है और यह परिवर्तन आपके लिए विजय के योग बनाता दिखाई दे रहा है। इस दिन बुध महाराज अस्त हो जाएंगे, और ये बुध का अस्त होना, पहले वक्री हुए, फिर सूर्य के बिल्कुल सन्निकट चले गए 12 अंश के आसपास, और फिर वक्री हो गए। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, बुध का अस्त हो जाना, आपकी राशि के स्वामी का अस्त हो जाना थोड़ा सा कहीं ना कहीं वीक। हमने उपाय बताया आपको, जैसे भगवान शंकर का थोड़ा सा दही से अभिषेक कर लीजिए, ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग से बुधाय नमः इस मंत्र का जप कर लीजिए। सबसे बढ़िया रहेगा इस दिन गणेश चतुर्थी व्रत भी है, तो गणेश जी का ओम गंगणाधिपतये नमः, इनमें से कुछ भी उपाय जो आपकी श्रद्धा के अनुसार से वो करने का प्रयास कीजिए। ये नहीं है कि सारे उपाय आप कर सकते, जिसकी श्रद्धा, इतने सारे उपाय इसलिए बताए जाते हैं कि जिसकी जैसी श्रद्धा हो उसके अनुसार से करने का प्रयास करें और उसी क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। इस दिन भद्रा है, ध्यान रखिएगा, पूरे दिन रहेगी। नए कार्यों को में हाथ न डालें, चलते हुए कार्यों को भी करना ठीक रहेगा। नए प्रोजेक्ट्स पकड़ना कहीं ना कहीं थोड़ा सा विघ्नकारी हो सकता है। 18 तारीख की यदि हम बात करें, मंगलवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि है इस दिन, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से योग तो पॉजिटिव बन रहे हैं। कई मामलों में आप अपनी चाल में यदि मस्त होकर काम करेंगे तो विजय प्राप्त करने के योग बना सकते हैं। कई बार क्या होता है कि कई बार हमारे कई दिनों से स्थिति जो होती है डामाडोल होती है, तो हम सही समय को पहचान नहीं पाते हैं। ज्योतिष के दृष्टिकोण से पहचान लीजिए, इस वक्त समय ऐसा है कि आप आगे बढ़ने की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, अच्छा योग बनेगा, चिंता ना करें। बाकी कई बार पुरुषार्थ ही नहीं करोगे तो कैसे मिलेगा, तो इस बात का ध्यान रखें। हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें, मंगलवार का अवसर है, उनकी कृपा से विश्वास जागेगा और बहुत सारे कार्य करने के योग बन सकते हैं। 19 तारीख बुधवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है। इस दिन स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। सुबह थोड़ी अच्छी दिखाई देती है, शाम के मामले में एंजाइटी मत बढ़ाइएगा। शाम आते आते लाभ होगा, लेकिन स्वास्थ्य अननेसेसरी खराब कर सकते हो। बहुत जल्दी काम करने के दृष्टिकोण से देखिए मौसम परिवर्तन की तरफ जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा। लाभ के योग हैं, बृहस्पति के सम्मुख आके चंद्रमा बैठ गए हैं, लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में, मनोमस्तिष्क के मामले में, थोड़े से विचार के मामले में कहीं ना कहीं नेगेटिव हो सकते हैं। रिजल्ट पॉजिटिव आते दिखाई दे रहे हैं, चिंता ना करें। इस दिन विशेष तौर पर श्रीरंग पंचमी है, भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना करें। ध्यान रखिएगा, शुक्र इस दिन अस्त होने जा रहे हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा प्रभाव बन सकता है कि जिस तरह से आप कार्य कर रहे थे, बने बनाए आपके इंप्रेशन को कोई खराब करने का प्रयास कर सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। उसके लिए थोड़ा सा गौ सेवा करने का प्रयास कीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। 20 तारीख की बात करें, बृहस्पतिवार का अवसर है और इस दिन षष्ठी तिथि विद्यमान है। गजकेसरी योग आपकी राशि में बना हुआ है और जो आने वाले 2-3 दिन तक आपके कार्यों में बहुत सारी सरलता उत्पन्न करने के योग सकता है। धन लाभ के योग बना सकता है, शत्रुओं से भी धन निकालने का योग आप बना सकते हैं, ऐसे योग बन रहे हैं। बस थोड़ा स्वास्थ्य का और मन की एंजाइटी को, जो मन का भाव जो है, मन अंदर से जो कच्चा है उसको दिखाइए मत लोगों को, तो अच्छा रहेगा। तो ज्योतिष की ग्रह गणना आपने समझी और दिन पर दिन किस प्रकार से ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा वो हमने आपके समक्ष आपकी राशि के अनुसार से पूरा विवेचना
उपस्थित करी और उसके अनुसार से आप उसका लाभ उठाने का प्रयास अवश्य कीजिए। लेकिन ये ओवरऑल जो ग्रहों की गणना है, वास्तविक तौर पर ये समझें कि ये ग्रहों की गणना जो है हर व्यक्ति पर अलग प्रभाव उत्पन्न करती है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से यदि हम समझें कि आपकी जो राशि है वो एक विशेष तौर पर तो 2.5 दिन में एक बार बदलती है, लेकिन हर घंटे 2 घंटे में लग्न बदल जाती है। लेकिन ये ज्योतिष की विवेचना का अवसर है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से हमें देखने पड़ता है कि कौन सी कुंडली ज़्यादा प्रभावी हो रही है, लग्न कुंडली, सूर्य कुंडली। ज्योतिष के दृष्टिकोण से केवल एक ही चार्ट नहीं है कि जिसको हम कहें कि भाई इसी के द्वारा सब कुछ निर्धारित हो जाता है। हजारों प्रकार के चार्ट बनते हैं। ये ज्योतिषी अपने अनुभव से वो व्यक्ति को देखकर बताता है कि आपकी जन्मपत्री के अनुसार से आपके कौन से लग्न, कौन से ग्रह, कौन से अनुसार किस प्रकार से योग बनाने वाले हैं। चाहे वो आत्मकारक ग्रह कौन सा है आपकी कुंडली में, अमात्य कारक ग्रह कौन सा है, कारकांश ग्रह किस प्रकार से कारक ग्रह कर रहा है, लग्न पद, उपपद, यानी ज्योतिष के अंदर माइन्यूटली अगर डिस्कस करने का हम प्रयास करें तो इतना ज़्यादा वृहद वर्णन ज्योतिष का शास्त्रों के अंतर से किया गया है। लेकिन हम जो जनरल तौर पर हम बात कर रहे होते हैं तो हमको केवल एक ही जन्मांगम चार्ट ही दिखता है, लेकिन उसके अनुसार से चंद्र कुंडली साइड में बनी होती है जिसको राशि के अनुसार से बनाया जाता है और राशि के अनुसार से हम आपके समक्ष वार्तालाप उपस्थित करते हैं। तो आपकी लग्न कौन सी है, आपकी राशि कौन सी है, उसके अनुसार से यदि आप दोनों चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो आपको बिल्कुल सही रूप समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन में घटनाएं कम से कम गोचर के दृष्टिकोण से तो आप समझ ही सकते हैं। गोचर का मतलब है आज की तारीख में ग्रह कहाँ किस प्रकार से चल रहे हैं और वो हम उनको राशि के अनुसार से बांटकर, लग्न के अनुसार से बांटकर हम प्रत्यक्ष रूप से समझ सकते हैं कि गणनाएं किस प्रकार से जा रही हैं। फिर ये एक अलग विषय बन जाता है कि आपकी कुंडली में कौन से योग हैं, आपकी कुंडली में दशाएं किस प्रकार की हैं, आपकी कुंडली में जो ग्रहों की अवस्था है वो कितने ताकत में बैठी हैं या निस्तेज होकर बैठे हैं, जो ग्रह बैठे हुए हैं उनका प्रभाव कितना होगा। व्यक्ति अच्छा हट्टा कट्टा दिखाई दे रहा है, क्या वास्तविक तौर पे उसके अंदर वो ग्रह में ताकत है। आपका ग्रह उच्च का दिख रहा है लेकिन नवांश में जाकर कमजोर हो गया, शीर्णस्थ हो गया, या कुंडली में ताकत में ग्रह नहीं दिख रहा है लेकिन नवांश में जाकर षोडश वर्ग के अंदर जाकर अच्छे से ताकत में आ गया है, तो वो ग्रहों की स्थिति को पूरी तरह से बदल सकता है। फिर ग्रहों की स्थिति ये भी समझने की आवश्यकता है कि किस अवस्था में वो ग्रह हैं, आपकी जन्मपत्री में जो ग्रह है। एक बड़ा विशेष विवेचना है वो हम आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। हमारे पिताजी के पास एक बहुत कभी कभी ऐसे केस आते हैं। एक व्यक्ति आया जन्मपत्री दिखाने के लिए और जन्मपत्री देखने के बाद उसकी कुंडली में मृत्यु योग लिखा हुआ था और वो आया भी उसी कारण से था कि किसी ज्योतिषी ने उसको बताया था कि तेरी कुंडली में मृत्यु योग है और इस दिन तेरी मृत्यु निश्चित है, हो जाएगी। जब वो पिताजी के पास जन्मपत्री दिखाने आया, हम लोग बहुत छोटे थे और हम लोगों ने उस वक्त देखा तो मृत्यु योग साफ साफ बना हुआ है। लेकिन पिताजी ने उसको एक बात विशेष तौर पर बताई कि तेरी मृत्यु होगी भी और तू जिंदा भी रहेगा। वो व्यक्ति बड़ा आश्चर्य में कहा कि महाराज आप क्या कह रहे हैं कि मृत्यु होगी भी, जिंदा रहेगा। तो पिताजी ने कहा कि देख, तेरी कुंडली के अंदर जो योग है वो विशेष तौर पर मृत्यु कारक योग तो है, लेकिन जो ग्रह है वो सपनादि अवस्था में है। यानी जो ग्रह की अवस्था है वो स्वप्न में है, ग्रह जागृत अवस्था में नहीं है। स्वप्न में अवस्था है तो तेरी मृत्यु सपने में लिखी है, प्रत्यक्ष मृत्यु नहीं लिखी तेरी। और कालांतर में वो समय घटा और जब सामने आया तो व्यक्ति जीवित रहा, मृत्यु हुई, लेकिन सपने में कभी देखते हैं। लेकिन आप सपने में यदि कोई अनुभव करते हैं, कभी किसी का एक्सीडेंट होता वो सपने में देखता है या कोई राज्याभिषेक होता देखता है, तो सब सोचे कि मनोभाव उसी प्रकार का होता है कि उतनी प्रसन्नता प्राप्त हो रही होती है कि ये गाड़ी में घूम रहा हूँ, ये कुछ हो रहा है, चोट लगती है तो वैसे ही लगता है कि यार लग गई लग गई लग गई। तो वो स्थिति समझे, यानी वो ग्रहों की अवस्था किस प्रकार से है। यानी ज्योतिष विज्ञान ने एक एक चीज को बड़े सुंदर रूप से अनुसंधान करके समझ के उन विवेचनाओं को उपस्थित किया है। लेकिन आज बहुत सारे लोग ज्योतिष के दृष्टिकोण से ज्योतिष में विवेचना करते हैं। 1 महीने का कोर्स, 2 महीने का कोर्स, न्यूमरोलॉजी का कोर्स, और न्यूमरोलॉजी से ही लोगों के केवल नंबर को देख के ही बहुत सारी चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल, देखिए विज्ञान का भाग है ज्योतिष के अंतर्गत, लेकिन वो छोटे छोटे भाग हैं, लेकिन उससे ही लोगों को मतिभ्रम उत्पन्न करने के बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं। तो ये इसको अच्छे से समझें। ज्योतिष विज्ञान वो विज्ञान है जो प्रत्यक्ष रूप से चमत्कार दिखा सकता है। हजारों लोगों के जीवन में उस चमत्कार को लोगों ने अनुभव किया है। बड़े बड़े विरले उद्भट प्रकार के विद्वान लोगों के जीवन में कभी ना कभी टकराए होंगे। तो इसलिए ज्योतिष का विज्ञान को अच्छे से समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। ये हमने जो विवेचना ग्रहों की गणना आपके समक्ष उपस्थित करी, तो ये इस प्रकार से है कि आप उसके चीज़ों को समझकर, अभी जो ग्रहों की स्थिति चल रही है इस वक्त ओवरऑल, तो आपने डेट वाइज तो समझा, लेकिन जो ये मार्च का मध्यकाल है ये बहुत विशेष रख रहा है संबंध।
सूर्य परिवर्तन की तरफ जाएंगे, कई उत्सव आएंगे, होलाष्टक चल ही रहे हैं, होली भी आने वाली है, उसके बाद संवत परिवर्तन का योग बनने वाला है। शनि महाराज सबसे महत्वपूर्ण है जो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और ये सारे के सारे परिवर्तन बड़े विशेष प्रभाव उत्पन्न करने वाले होंगे इन सब ग्रहों की गणना के अनुसार से, क्योंकि इस वक्त जैसे सूर्य मीन राशि में प्रवेश करने की योग बना रहे हैं, इसके साथ साथ शुक्र अस्त होने जा रहे हैं, और साथ साथ वक्री भाव में भी ग्रहों की स्थिति बनेगी, बुध वक्री होने जा रहे हैं, और साथ साथ हम देखें कि राहु महाराज भी अपने ग्रह को परिवर्तन करने के जा रहे हैं, बुध अस्त होने के योग बना रहे हैं, और साथ साथ इन सब परिवर्तनों का प्रभाव बड़ा महत्वपूर्ण पड़ता है। इन सबको अच्छे से समझने की आवश्यकता है। और ऐसे में यदि हम देखें कि शनि के परिवर्तन से पहले पहले बुध भी अस्त होने जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं वातावरण के लिए थोड़ा सा कष्टकारी योग बना सकता है, भूस्खलन के योग बन सकते हैं, कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं के योग बनते दिखाई देंगे इन सब ग्रहों के परिवर्तन के साथ साथ। और बुध अस्त होने के कारण से कई राशि विशेष में कई सारी समस्याएं उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। चीज़ों को बुध जो है वैसे ही कम से क्षीणस्थ अवस्था में चल रहे हैं और अस्त हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं सही ज्ञान में सही समय पर सही रास्ते को अपनाने में कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। तो जो जो उपाय आपको बताए हैं उनको सही से करने का प्रयास करें, और इसके साथ साथ अपनी मूल जन्मपत्री को अवश्य समझाकर अच्छे योग्य ज्योतिषियों को दिखाकर उनसे विवेचना समय समय पर करती रहनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि हमें काल को, समय को, हमें विशेष तौर पर समय को समझने में सहायता मिल जाती है, और समय को समझ जाते हैं तो आने वाले भविष्य को देखकर, बहुत सारी चीज़ों को समझकर, पूर्वाभास लेकर हम उन जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं, आने वाले सुख को आनंद के साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को समय समय पर समझते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और तथाकथित तौर पर हम आपके साथ तो वो लगातार जुड़े ही रहते हैं, आपके साथ प्रश्नों के समाधान भी व्हाट्सएप के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। और अब तो हमने एक विशेष व्यवस्था बनाई है कि आश्रम पर हर पहले रविवार को एक विशेष तौर पर सेशन रखते हैं कि जिसके अंदर लोग आकर प्रत्यक्ष मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं। और उसमें हमने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो फीस वगैरह देने में दिक्कत करते हैं। देखिए, आश्रम है, व्यवस्थाएं भी चलानी है, फीस रखनी जरूरी है, लेकिन जो लोग आश्रम के साथ बिल्कुल आप व्यवस्था में यज्ञ में आना चाहते हैं, नहीं कोई है अभाव है भगवान की समस्या के कारण से, जीवन समस्या के कारण से, तो हम उसके लिए एक कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं। हर रविवार को विशेष तौर पर कार्यक्रम रहेगा, पहले रविवार को, महीने के पहले रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 11 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा। उसमें आप आकर डायरेक्टली हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, और आपके प्रश्न जो भी हों हम प्रयास करेंगे माँ भगवती की कृपा से उनका निदान अवश्य आपको दें। भगवान की कृपा से आपके कष्ट दूर होने के कोई ना कोई योग बने। और हमारा संस्थान दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम है, आप वहाँ पर आकर स्वयं मिल सकते हैं। हाँ, फ़ोन पे बहुत सारे लोग बात करना चाहते हैं। देखिए, फ़ोन पे तो बात करनी इतने सारे लोगों से बड़ी मुश्किल होती है। बहुत सारे टीवी चैनल्स वगैरह पे लगातार बहुत सारे कार्यक्रम और जुड़े रहते हैं, तो इतनी ज़्यादा फ़ोन पे बात नहीं हो पाती है। तो आप कोशिश ये करें, स्वयं हर रविवार को विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली जमुना पार लक्ष्मी नगर क्षेत्र में, ये बहुत बड़ा पुराना आश्रम है और हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी के द्वारा स्थापित किया गया ये शोध संस्थान। यहाँ नित्य प्रति 8 घंटे करीब यज्ञ होता है। आप उसमें आए, आप देखिएगा, अब माँ भगवती के कृपा से बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह जो मुल्तान से 1947 में आया, वो भी यहाँ प्रतिष्ठित है। यज्ञ में भी भाग ले सकते हैं। भंडारे की सुंदर व्यवस्था रहती है, गौशाला है, सबके आप लाभ लें, आपके जीवन में कल्याण होगा, परिवर्तन का योग बनेगा। माँ भगवती कृपा से कष्ट दूर होंगे। धन्यवाद।